की 7 विधानसभा सीटें जिस पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। जहां अमरोहा की नौगांव सादात सीट पर उपचुनाव है, तो उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव है, जौनपुर की मल्हनी सीट पर उपचुनाव, तो बुलंदशहर सदर सीट पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं घाटमपुर में फिर वोट डाले जा रहे हैं, टुंडला सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं और देवरिया सदर सीट पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये 7 सीटें हैं जिस पर रस्साकशी तमाम पार्टियों की, पूरा जोर यहां पर तमाम पार्टियों ने प्रचार प्रसार में लगाया। कई दिग्गज मैदान में उतरे और चुनावी हुंकार भरते हुए अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही। तो 7 सीटें और इस दौरान आपको बता दें कि 88 उम्मीदवार जो कि मैदान में उतरे हैं और नतीजे आएंगे 10 नवंबर को। तो आज 88 उम्मीदवारों के भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो कई सीटें, 7 सीटें जिसमें रस्साकशी जारी है और सामने का मुकाबला अगर देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, जिनके बीच में मुकाबला साल 2017 के विधानसभा चुनावों में भी देखा गया था। तो 2022 में विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले ये 7 सीटें सेमीफाइनल के तौर पर कि कहीं ना कहीं जो जनता का मूड है वो यहाँ पर टटोलिया जाए। तो चलिए अपने सभी सहयोगियों का रुख हम करेंगे। हमारे साथ हमारे 6 सहयोगी जुड़े हुए हैं। संवाददाता समीर अली हमारे साथ है बुलंदशहर से, नीरज अवस्थी कानपुर से जुड़ गए हैं, संदीप खेर हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से हैं, तो वही राम मोहन शर्मा भी हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। अश्वनी अवस्थी उन्नाव से जुड़े हैं, तो विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर से जुड़े हुए हैं। तो हमारे 6 संवाददाता जो जुटे हुए हैं इन सभी सीटों को लेकर, सबसे पहले रुख हम संदीप खेर का करना चाहेंगे। संदीप, आज ये 7 सीटें, कई मायनों में ये सीटें बहुत अहम हैं। रुख किस तरह से समझ में आ रहा है, ये हमने पिछले कुछ दिन पहले जाना कि जब जिस तरह से पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज की बात 6 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या अभी वोटिंग सुचारू रूप से चल रही है और क्या लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं? बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दें, कह सकते हैं कि जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आज आ गई, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से कह सकते हैं कि लगातार ग्राउंड लेवल पे चुनावी जनसभाएं हो रही थी, कह सकते हैं रैलियां हो रही थी, आज वो दिन आ गया है जिसमें सभी सीटों पर चुनाव होना है और कह सकते हैं कि उम्मीदवारों का आज भविष्य तय होना है। आपको बता दें, साफ तौर पर जिस तरह से आज सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का समय दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सभी लोगों को तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने एक गाइडलाइन भी जारी करी थी और लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया है। पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचने लगे। वहीं पर आपको बता दें कि उनके अंदर भी एक उत्साह दिख रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से अगर एक अच्छा उम्मीदवार उनके सामने खड़ा होता है तो उस प्रदेश का, उस जिले का विकास तय होता है। इसको लेके तमाम लोग अपने उम्मीदवारों से अपनी उम्मीद लगाए रहते हैं। और वहीं पर अगर देखिए हम बात करते हैं मतदान स्थल की, मतदान स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद करी गई है। वहां पर कल ही पुलिस की जो टुकड़ी थी वो पहुंच गई थी, पीसीएफ लगाई गई, तमाम तरह की ऐसी फोर्सेस है जो समय समय पर वहां पर लगाई जाती थी। और आपको इसके साथ में बता दें कि देखिए जो कह सकते हैं जो उपचुनाव है वो रोमांचक इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए आने वाले समय में 2022 में भी चुनाव है और उसको लेकर जिस तरह से पार्टी ने अपनी तैयारी करी है, अगर उसमें देखिए नाम देखा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरह से लोगों से, और अगर हम बात करते हैं इनकी खुद की तैयारियों से, कि टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अगर देती है। और आपको साफ तौर पे बता दें, भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में ही इस दौरान टक्कर दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से जो जनता है उसने उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, लेकिन इस दौरान लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और उनके अंदर एक उत्साह भी देखा जा रहा है। और अगर उनसे बात करी जा रही है तो उनका कहना यह है कि हम अपने वोट के जरिए ही अपना मत बताएंगे कि हमने किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। सृष्टि, बिल्कुल, आप जुड़े रहिएगा संदीप, हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़ गए हैं। तो नीरज अवस्थी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं और देवरिया से हमारे साथ हरिंद्र दुबे जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास आना चाहेंगे यहाँ पर।
हर एक सीट को लेकर हमने जोर आजमाइश यहाँ पर देखी कि किस तरह से पार्टियां यहाँ पर जमीन पर उतरी। कानपुर की अगर सीट को लेकर बात करें तो यहाँ पर किस तरह से मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई सीटें ऐसी जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं आमने सामने का टक्कर के मुकाबला है, तो कहीं कुछ टक्कर होती हुई भी नहीं दिख रही। लेकिन कानपुर की यहाँ पर बात करें, सीट को लेकर बात करें तो यहाँ पर किस तरह का मुकाबला? देखिए तो आपको बता दें कि कानपुर की घाटमपुर विधानसभा है, ये सुरक्षित सीट है। यहाँ पे उपचुनाव होना है। उपचुनाव की में जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। हम इस समय एक मतदान बूथ पे भी हैं जो आदर्श बूथ है पतारा, यहाँ भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सुबह से लोग जो है मतदान करने के लिए आ रहे हैं। अगर यहाँ बात की जाए कि किस तरीके की समीकरण है तो आपको बता दें अभी यहाँ से बीजेपी की विधायक थी कमल रानी बरूर, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। तो साफ तौर पर चूंकि उपचुनाव है, उपचुनाव जो होता है उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि सत्ता का ही प्रत्याशी आमतौर पर जीतता है। तो बीजेपी के लिए सबसे अहम चीज तो ये है कि यहाँ पे उसको अपनी इज्जत बचानी है, साख बचानी है। दूसरी ये है कि यहाँ से इंद्रजीत कोहरी जो पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे थे, वो भी चुनाव मैदान में सपा ने उन पे ही विश्वास जताया है। इसके अलावा कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा कार्ड खेला है। यहाँ पे डॉक्टर कृपा शंकर गुतारा है जो एक कुर्मी परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनको संखवार में परिवार ने गोद लिया था, जिसके बाद वो जो समीकरण है चूंकि यहाँ कुर्मी वोटर भी है। तो इसके अलावा यहाँ पे बसपा भी पहले जीतती रही, तो यहाँ पे मुकाबला जो है बहुत कड़ा होने वाला है। और अभी साफ तौर पर नहीं कहा सकता कि किसके पास ये सीट जाएगी, किस पार्टी की यहाँ से जीत होगी, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। तो बिल्कुल, तो देखा जाए तो अभी सब कुछ कहना यहाँ पर मुश्किल सा लग रहा है। हरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, वहाँ का क्या हाल है और क्या जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सुबह 7 बजे से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है? जी हाँ, हम बताना चाहेंगे कि देवरिया में इस समय वोटिंग शुरू हो गई है। एक एक करके लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि इस बार जो पोलिंग बूथ पर कोरोना काल को देखते हुए जो सरकार की गाइडलाइन है, निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का भी फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य एक कर्मी जो गांव में आशा होती हैं, उनको लगा दिया गया है। जितने भी वोटर आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, ग्लव्स दिए जा रहे हैं। जिनके पास मास्क नहीं रह रहे हैं उनको मास्क दिए जा रहे हैं। खास तौर से निर्वाचन आयोग भी कोरोना काल का प्रोटोकॉल का अक्षर सा पालन करवा रहा, हर बूथ पर हो रहा। इस समय में 126 नंबर बूथ पर मौजूद हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। जी हरेंद्र, हम चाहेंगे अगर आप वहां पर उस पोलिंग बूथ की वो तस्वीरें हमें दिखा पाएं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना काल में यूपी में ये चुनाव है, तो और ऐसे में इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, क्योंकि लोग भी आ रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस को भी फॉलो करना है और तमाम वो नियम कायदे जो कोरोना की गाइडलाइंस को पालन करने को लेकर हमेशा से ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कम से कम कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। तस्वीरें आप दिखाइएगा जरा केंद्र की। हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि एक आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर जो है कि वह आने वाले वोटरों को ग्लव्स और थर्मल स्कैनिंग करने के बाद अगर मास्क नहीं रह रहा है तो उनको मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हम बताना चाहेंगे कि सुरक्षा का विशेष प्रशासन ने प्रबंध कर रखा है। हर बूथ पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। साथ ही साथ ये भी है कि जो देवरिया का चुनाव है ये बहुत जो है कि रोमांचक चुनाव होगा, जिसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी पार्टियां अपनी दमखम लगाने में लगी हुई हैं और लगा चुकी हैं। अब उनके जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। अब वो उजागर तभी होगा जब गणना होगी कि किसके भाग्य में देवरिया की सदर सीट जाती है। बिल्कुल, ये देखना होगा कि आखिरकार किसके भाग्य में ये सीटें जाती हैं, लेकिन मौका देखे तो ये कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। समीर अली का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। समीर, आप बताइए वहां पर किस मतदान केंद्र पर हैं, जो कि 7 बजे से शुरू हो चुकी है वोटिंग, और लोगों के आने का सिलसिला किस तरह से वहां पर शुरू हुआ और किस तरह से कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, तो बताना चाहेंगे हम बुलंदशहर के मुस्लिम इंटर कॉलेज पर हैं, जो एक मतदान केंद्र बनाया गया है। सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे लोग आना शुरू भी हो गए, क्योंकि
देर से दिन निकला है, इस वजह से लोग अभी पूरी तरह से नहीं पहुंचे, लेकिन लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। साथ ही बताना चाहेंगे 203 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 579 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 5 जोन मजिस्ट्रेट और 5000 पुलिसकर्मियों की निगरानी में ये चुनाव चल रहा है, पोलिंग चल रही है। साथ ही बताना चाहेंगे कोरोना की गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो रखे गए हैं मतदाताओं के लिए। जो मतदान स्थल है वहां पर थर्मल स्कैनिंग हो जा रही है, बाकायदा लोगों पे मास्क नहीं है तो उनको मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए वोट डालने की उनको परमिशन दी गई है। जी ऋतु। बिल्कुल, यानी कि कोशिश है पूरी कि जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया जाए, वो खुद भी पालन करे, अधिकारी भी पालन करे और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो उनको भी पालन करने के लिए कहा जाए। अब बने रहेगा समीर हमारे साथ। संदीप का हम रुख करना चाहेंगे। संदीप, ये बताइए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, हालांकि महज ही 7 सीटें हैं, 7 सीटों को लेकर पार्टियां तो काफी आश्वस्त दिख रही हैं कि ये 7 सीटें कहीं ना कहीं माहौल को बतला देगी 2022 से पहले ही कि आखिरकार जनता के मन में क्या है, जनता के मन को टटोल लिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा अक्सर जैसा देखा जाता है कि उपचुनाव में को लेकर लोगों में इतना उत्साह नहीं दिखता और 7 सीटों की बात करें तो ये और भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो क्या इस बार जो ये वोटिंग परसेंटेज अगर हम इन 7 सीटों को लेकर कहें तो वो कम देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है ऋतु, ऐसा होता आया है कि उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करते हैं तो जनता का उतना रुझान नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं उम्मीदवारों ने घर घर जाके लोगों से बात करी है। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो इसमें कह सकते हैं बड़े चेहरे हैं, लगातार वो इस दौरान कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में गए हैं और लोगों को अवेयर किया है कि साफ तौर पे अगर आपका उम्मीदवार जीतता है तो वहां का विकास संभव होता है, जिसके बाद वहां के लोग जागरूक हुए। और देखिए वोट देना हर एक मतदाता का अधिकार होता है, वो चाहे किसी को भी वोट दे, क्योंकि कहीं ना कहीं से उससे जो एक समाज की दिशा तय होती है, समाज का विकास तय होता है। तो लोग जागरूक हुए हैं और आपको बता दें कि शहर की अपेक्षा जो गांव या कस्बे या जिलों के लोग होते हैं उनके अंदर ये जागरूकता रहती है कि हमें अपने मतदान का जो उपयोग है वो जरूर करना है। और जिसका आज जो रिजल्ट है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों से लोग सुबह 7 बजे से ही अपने घर से बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का समय दिया गया है और सब लोग चाहते हैं कि समय रहते हुए वो अपने मतदान का उपयोग कर सके। तो अपने आप में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से एक अच्छी पहल है जो आज सभी उम्मीदवारों का भविष्य तय करेगी, जिन्होंने कह सकते हैं अपना भविष्य जो है वो उपचुनाव में आजमाया है। और कहीं ना कहीं से जो एक बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी साख भी तय करती है, क्योंकि आने वाले चुनाव के लिए उसकी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर वो जीतती हैं तभी लोगों के बीच में वो अपना भरोसा जता पाती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है वो संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जाति को छोड़कर विकास पर बात करी है, तमाम तरह की वो योजनाएं लाई हैं, तमाम तरह से उसने लोगों के साथ में विकास किए हैं। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस तो दिखाई दे रही है, लेकिन देखना होगा कि जो और पार्टियां अभी मैदान में उतरी थी उनको क्या से फायदा मिल पाता है या फिर नहीं, या फिर जोर आजमाइश जो है वो 2022 में ही उन्हें करनी पड़ेगी। विश्व प्रकाश हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी जौनपुर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जौनपुर की मल्हनी सीट विश्व प्रकाश, इसको लेकर भी पूरी जोर आजमाइश की जा रही है पार्टियों की तरफ से। यहाँ पर किस तरह से समीकरण बन रहा है और क्या वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोगों का रुझान भी आ रहा है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? जी आपको बता दें कि यहाँ वोटिंग अब शुरू हो चुकी है और मतदाता लोग लाइन लगाकर वोट देने के लिए भी आने शुरू हो गए हैं। अगर बात करें रुझान की तो यहाँ मतदाताओं का जो रुझान है वो काफी इच्छुक है और लोग सुबह से ही मत के लिए आने शुरू हो गए हैं। अगर बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से मनोज कुमार सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। हालांकि मल्हनी सीट पर 1961 के बाद से जनसंघ ने अपना जीत दिलाया था, उसके बाद से कोई इससे आज तक भाजपा का कमाल नहीं खिला था। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने इस सीट पर उपचुनाव को लेकर पूरी जो आजमाइश करते हुए यहाँ पे जनसभाएं की है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस सीट पर अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह ने 2 साल तक 2 बार काफी दमदारी से अपना कब्जा जमाए रखा था।
वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव जी की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई है और उनके पुत्र लकी यादव इस मामले में भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। सब मिला के यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला जो निकल कर वो सामने आ रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के लकी यादव के बीच कड़े मुकाबले दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विश्व प्रकाश, ये बहुत ही कम ऐसी सीटें होती हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले, जहां पर तीनों ही उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे को टक्कर दे। फिलहाल जिस तरह से आपने कहा मलहनी सीट त्रिकोणीय मुकाबला, देखना होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में आखिरकार जीत किसको मिलती है। आज ईवीएम में इनका जो भाग्य है वो कैद हो जाएगा। चलिए, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा।